हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप ऐसे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे 20 डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम बढ़िया शानदार सी एक्सप्लेनेशन होगी। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। भाई हमारा जो इंट्रो होता है 2 मिनट का या 2.5 मिनट का हमारा इंट्रो रहेगा यहाँ पे। जिन भी एस्पिरेंट को वो इंट्रो सुनना है वो सुन सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है वो स्किप कर सकते हैं, और जिनको स्किप भी नहीं करना वो वीडियो को कट भी डायरेक्ट से कर सकते हैं। क्योंकि होता यूँ है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमें बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे मैसेजेस कर रहे थे कि सर आपको जो इंट्रो है वो 2 मिनट्स का रहता है, उसमें हमें बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन आपसे मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, भाई डायरेक्ट से हम आके यहाँ पे आपको डायरेक्ट से लेक्चर तो नहीं देंगे, ठीक है। कुछ मेन बात भी कहनी होती है, कुछ मेन बात सुननी भी होती है, ठीक है। इसलिए 2 मिनट्स का हमारा इंट्रो रहेगा। अगर आपको इंट्रो देखना है अच्छी बात है, नहीं देखना आप स्किप कर लीजिए या वीडियो को कट कर दीजिए, डोंट वरी, कोई मसला नहीं, ठीक है। बहरहाल अगर हम बात करें, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और 20 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें साथ में आपको इस टाइप की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यानी हर क्वेश्चंस की आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? भाई आप सबको पता होगा कल की ही डेट में जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल एक जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट थी वो अनाउंस कर दी गई है। आप सबको कहना चाहता हूँ भाई 1 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है, आप सबको पता ही होगा। लगभग आपके पास 1 महीने, आप यूँ कह सकते हैं कि 40 दिन ही बचे हैं, ठीक है। बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। सो जल्दी से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। और हमारी तरफ से आपको जो मटेरियल मिलेगा, अगर आपने परचेज करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक व्हाट्सएप और एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके भाई, बहुत ही कम हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप करेगा। भाई रिसेंटली जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे, और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें तो 35+ क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल जल्दी से एस्पिरेंट, जो भी एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को आप वहां से उसको डाउनलोड करके वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिया, आप वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बिना दिक्कत के यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे। ओके, आइए अब बात करेंगे आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई आपसे यहाँ पे पूछा गया है इंटरनेट की एग्जांपल क्या है, ठीक है। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, आप वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो बहरहाल इंटरनेट किस टाइप की एग्जांपल है, क्या PAN, LAN, WAN या MAN? सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WAN। भाई इंटरनेट की अगर हम बात करें, इंटरनेट WAN की टाइप्स है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक कोई भी पेपर देखा है तो आपको पता ही होगा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार आपको इंटरनेट का पूछा जाए, हर बार आपको नेटवर्क की कोई सी टाइप्स पूछी जाए, ठीक है। बहरहाल आपको कहीं से भी क्वेश्चन आने के चांस है, इसलिए हमने साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, ठीक है। देखिए, अगर हम नेटवर्क की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स रहती है नेटवर्क की। पहली टाइप PAN, आपसे पूछा जा सकता है PAN किस टाइप, किसकी यानी टाइप्स है, तो आप कह सकते हैं भाई नेटवर्क की एक टाइप है। और अगर आपसे पूछा जाए PAN की फुल फॉर्म क्या है, तो भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN की फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए भाई PAN की कोई भी आप एग्जांपल बताइएगा, तो ब्लूटूथ भाई PAN की एग्जांपल है, ठीक है। यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसकी एग्जांपल है ब्लूटूथ। और काफ़ी बार पूछा जाता है ब्लूटूथ कौन सी नेटवर्क की टाइप्स है, ठीक है भाई, वो है PAN की टाइप्स, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट इसकी टाइप्स है LAN, दैट मीन्स कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें भाई, एथरनेट, ठीक है, WLAN, ठीक है, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो अगर हम बात करें कुल मिला के, अगर हम बात करें LAN की, आप जरूर ध्यान में रखिएगा, LAN लोकल एरिया नेटवर्क है, और इसकी टाइप है भाई एथरनेट, ठीक है, ठीक है। जल्दी से आप ये करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ओके, और हाँ,
अगर आपसे WAN की फुल फॉर्म पूछी जाए, ये भी एक नेटवर्क की टाइप है, यहाँ पे हमने हाईलाइट करना, यहाँ पे बोल गए हैं भाई ये है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और इसकी एग्जांपल है वाईफाई। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए वाईफाई कौन से नेटवर्क की टाइप है, आपको कहना होगा भाई WLAN, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की ही ये टाइप है। ओके, आइए उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और नेटवर्क की टाइप है MAN, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और अगर आपसे केबल टीवी नेटवर्क के बारे में पूछा जाए कौन से नेटवर्क की टाइप है, आपको कहना होगा MAN, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एक टाइप है। ओके, एंड इसके बाद अगर हम बात करें WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया था इंटरनेट के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कौन से नेटवर्क की टाइप है, आपको कहना होगा भाई वाइड एरिया नेटवर्क, यानी WAN की एक टाइप है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये एक्सप्लेनेशन हमने बहुत ही मेहनत के बाद यहाँ पे लिखी हुई है भाई। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन हुई, उसके रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, भाई सारे के सारे आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, तब जाके काम बनेगा। ओके, आइए अब बहुत सारे एस्पिरेंट तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अभी भाई 6 मिनट में सर ने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन जनाब इतना भी देखिए एक्सप्लेनेशन इस टाइप की रही। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत होती है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप वीडियो को कट कर सकते हैं, किसी और अदर चैनल की जहाँ से आपको समझ आती है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एक ही फंडा रहता है भाई, हमें यहाँ पे एग्जाम को क्रैक करना है, ना कि कोई PhD स्कॉलर बनना है या आपको PhD स्कॉलर बनाना है। ओके, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, अगर आपको हमारी समझ आती है तो पढ़िए, नहीं आती है तो वीडियो को कट कर दीजिए जनाब, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे यूं होगा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। भाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है, वर्ड के बारे में, ठीक है। वर्ड मीन्स MS वर्ड, भाई ये कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड मीन्स लफ्ज़, ठीक है, लफ्ज़ कोई भी अल्फाज हुआ, लफ्ज़ हुआ, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये MS वर्ड है, एक एप्लीकेशन, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया अगर हम वर्ड की बात करें, वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है भाई, क्या वो लेफ्ट माना जाता है, राइट माना जाता है, सेंटर, या नन ऑफ दिस। सो जल्दी से कोशिश करें करेक्ट आंसर देने की, यहाँ पे ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया भाई प्रीवियस ईयर पेपर में, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, उसको समझा है, उसका एनालिसिस करा है, उसको खंगाला है, तो आपको पता ही होगा ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार JKSB के एग्जाम में देखने को मिला है। बहरहाल अगर आपसे कहीं पर भी पूछा जाए भाई MS वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, भाई आपको लेफ्ट पे टिक करना होगा, ना कि राइट या सेंटर पे, ठीक है। सो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। भाई आपसे पूछा गया है फेसबुक के फाउंडर के बारे में, फेसबुक के फाउंडर के नाम आपसे पूछा गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोचेंगे सर ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जनाब आते हैं, हमने देखा है, हमने पेपर को खंगाला है, उसका एनालिसिस करा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम फेसबुक के बारे में बात करें, क्या बिल गेट्स को ही फाउंडर माना जाता है, मार्क जकबर्ग को माना जाता है, या बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स कि मार्क जकबर्ग को ही फाउंडर ऑफ फेसबुक माना जाता है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। ओके, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐड जरूर करे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आने के चांस दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ नेम्स और उसके डेवलपर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जो याद रखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए फाउंडर ऑफ गूगल के बारे में, आपको लारी पेज पे टिक करना होगा, ठीक है भाई। लारी पेज किसी बंदे का नाम है, ये कोई कॉपी या नोटबुक या किसी डिवाइस का पेज नहीं है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लारी पेज गूगल के फाउंडर इन्हें कहा जाता है। और अगर हम फेसबुक के बारे में बात करें, ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया आपको मार्क जकबर्ग के बारे में। तो अगर इंस्टाग्राम के बारे में आपसे पूछा जाए तो केविन सिस्टोरम, ठीक है, सिस्टोरम, केविन सिस्टोरम, यानी KS आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इंस्टाग्राम के बारे में। और याहू के बारे में अगर हम बात करें तो जेरी यंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ट्विटर के बारे में, जिसको आप X के नाम से जानते हैं, ठीक है, जैक डॉर्से के बारे में आपने सुना होगा, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, फाउंडर ऑफ ट्विटर इज़ जैक डॉर्से। ओके, तो यूट्यूब, आप कौन सा एस्पिरेंट है, आप अभी तो यूट्यूब पे हो, आप यूट्यूब पे ही लेक्चर देख रहे हो, सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यूट्यूब के बारे में अगर आपसे पूछा जाए भाई फाउंडर ऑफ यूट्यूब, तो आप सबको पता होगा जावेद करीम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ओके, तो व्हाट्सअप के बारे में मोजन कॉम, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना जो यहाँ पे भाई पूछे जाने के जहाँ पे चांस है, गूगल का आप जरूर ध्यान में रखिएगा, फेसबुक का जरूर ध्यान में रखिएगा, याहू का ध्यान में रखिएगा, ट्विटर का और यूट्यूब का, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। बहरहाल इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तो हमने कहीं पर देखा नहीं, बहरहाल आप इनको भी याद रख लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बहरहाल
क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें, द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड टू बिल्ड इंटरनेट पेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अगर हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंटरनेट पेज बिल्ड करा जाता है, ठीक है। तो भाई उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, ये यहाँ पे पूछा गया। क्या XML, HTML, ठीक है, HTTP या TCP, ठीक है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यानी HTML यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है HTML स्टैंड फॉर, आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए भाई HTTP की फुल फॉर्म क्या है, आपको जरूर ध्यान में रखना होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और TCP की आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी होगी, ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क है, आप सबको पता ही होगा। हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में, हर एक सेशन में हम 2 से 3 आपको होमवर्क जरूर देते हैं, उससे आपका नॉलेज बूस्ट हो जाता है, ओके। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। TCP की आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, TCP की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी होगी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग ऑफ ए टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वी प्रेस। यानी कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन से पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की वो कौन सी की है जो भाई स्पेलिंग को चेक करने के लिए यूज़ करी जाती है, ओके। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। क्या वो F1 है, F7 है, F12 या F5। अब ये सारा का सारा FF ये क्या है भाई, ये है फंक्शनल कीज़, ठीक है। आप सबको पता होगा फंक्शनल कीज़ अगर आपसे पूछी जाए कितनी है भाई, वो है टोटल 12, ठीक है। फंक्शनल कीज़ कितनी है, 12 हैं। अब कौन कौन सी हैं, F1 से और F12 तक हैं, ये आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। हर एक कीज़ का अपना अपना फंडा होता है, हर एक कीज़ अपने अपने काम के लिए यूज़ करी जाती है। बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर हम बात करें, वहाँ पर स्पेल चेक के लिए जो की यूज़ की जाती है वो है भाई F7। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यानी F7 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए रहती है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ओके। आई होप कि आपको क्लियरली तौर पे यहाँ पे क्लियर हो गया। आइए अब बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम में आपको यानी स्पेलिंग चेक के बारे में पूछा जाए, हर एक एग्जाम में आपको F7 के बारे में पूछा जाए, बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। हर एक एग्जाम में वही क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। आपने किसी भी टॉपर से अगर आपने एडवाइस करी है तो टॉपर ने आपको यही बोला होगा भाई आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए सबसे पहले, ठीक है, जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। अब उनका क्या फंडा है, अब ये तो नहीं है भाई जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है वही उठा के रिपीटेड वहीं पे डाल दिया कॉपी पेस्ट करके, जनाब बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब होता यूँ है, जो प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाते हो उसका जो ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, पूछेगा, ठीक है। बहरहाल F7 के बारे में आपको क्लियरली तौर पे यहाँ पे पता चल गया कि वो स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज़ करी जाती है। अब यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा जो फंक्शनल कीज़ मानी जाती है F1 से F12 तक, तो वो कौन कौन सी है और कौन सी की किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा F1 के बारे में भाई, हेल्प F1 जो कीज़ है वो प्रेस करी जाती है हेल्प के लिए, F2 रीनेम रीलोड के लिए, F3 सर्चिंग के लिए, F4 शटडाउन और क्लोज के लिए, F5 रिफ्रेश और स्लाइड शो के लिए, F6 के बारे में अगर हम बात करें तो हाईलाइट एड्रेस बार के लिए, F7 के बारे में अभी भी हमने पढ़ा भाई स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर के लिए। और अगर हम बात करें इसके साथ साथ F8 के बारे में तो भाई वो यूज़ करी जाती है बोर्ड मेनू के लिए, F9 इज़ यूज़ फॉर रिमूव सेलेक्टेड आइटम के लिए, F10 एक्टिव मेनू बार इन MS वर्ड के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए और F12 सेव एज के लिए। अब बात यूँ होती है, यहाँ पे आपको 12 कीज़ दी गई है कि आपको सारी की सारी याद रखनी है। अगर आप याद रख सकते हैं अच्छी बात है, बेहतरीन बात है, इससे अच्छा कोई भी मसला नहीं यहाँ पे होगा, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप ये सारी की सारी कीज़ याद नहीं रख सकते, तो ज़रूर F12 को आप याद रख लीजिए, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। F11 को आप याद रख लीजिए, F7 को, F5 को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिए और उसके बाद F1 को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए क्योंकि ये हमेशा पूछी ही जाती है, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्लियरली तौर पे यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ आई होगी, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, विच की इज़ यूज टू पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। भाई अगर हम बात करें जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है, ठीक है भाई, कोई भी हमने मान लो यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप करा है, उसके बाद इसको हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब कौन सी यहाँ पे की है जो यूज़ करी जाएगी इसके लिए, सिलेक्टेड के लिए जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करा है उसको पेस्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ करी जाती है, ठीक है। क्या वो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस V या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस W या प्रिंट स्क्रीन, ओके। तो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाई कंट्रोल प्लस वी को अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, तो डायरेक्ट से जो भी हमने वहाँ पे सिलेक्ट करा होगा वो पेस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे वी और पी, ठीक है, वी और पी ये दोनों ऐसी की रहती हैं जिसमें अपने एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन सी की है जो पेस्ट के लिए यूज़ करी जाती है, तो आप जल्दी से भाई पी पे टिक करोगे। क्यों? क्योंकि भाई पी मीन्स पेस्ट, ठीक है। लेकिन जनाब ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम वी की बात करें भाई, वी जो इंपॉर्टेंट की रहती है ये पेस्ट के लिए रहती है, ठीक है। पेस्ट के लिए हम कौन सी की को यूज़ करते हैं? वी के लिए। और पी जो की है इसको हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, यही इनमें अंतर रहता है, यही इनमें फ़र्क रहता है, यही इनमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यानी कंट्रोल प्लस वी को ही पेस्ट के लिए यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, इन द MAC's एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर MAC इज एन एक्रोनियम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपसे इस क्वेश्चन से पूछा गया है भाई MAC एड्रेस में अगर हम बात करें, कंप्यूटर के MAC एड्रेस में अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ के लिए मतलब रहता है, या इसका जो अगर हम बात करें एक्रोनियम क्या है, ठीक है। कुल मिला के इन सिंपली अगर हम बात करें आपसे MAC की फुल फॉर्म पूछी गई है। देखिए कितना घुमा फिरा के यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लेकिन कुल मिला के आपको इसकी फुल फॉर्म ही यहाँ पे पूछी गई है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मशीन एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेप्ट कंट्रोल या मीडिया एड्रेस कंट्रोल। सो MAC दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा। और एब्रीवेशन से आपको कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, आइए और भी बहुत सारे जो हमें इंपॉर्टेंट जो इसके रिलेटेड और भी एब्रीवेशन लगी तो भाई हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। क्योंकि हम यही चाहते हैं हमारा जो चैनल है एक यूनिक सा चैनल है, और इसके ज़रिए अगर एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं पे बेनिफिट हो या हमारे ज़रिए एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं पे बेनिफिट हो तो भाई उससे बेहतर हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ASCII की अगर हम बात करें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, देखिए होता यूँ है कि एब्रीवेशन तो आपको पूछी जा सकती हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी भी गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको हर बार रोम की पूछी जाए एब्रीवेशन, ज़रूरी नहीं है CPU की ही पूछी जाए, ज़रूरी नहीं है ALU की ही पूछी जाए, ज़रूरी नहीं है आपको CD की ही पूछी जाए, या ज़रूरी नहीं है आपको रैम की ही पूछी जाए। जनाब होता यूँ है कि जो टाइम यानी जो वक्त गुजरता है और जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर को फ्रेम करने वाले होते हैं, वो भी एडवांस होते जाते हैं। यानी टेक्नोलॉजी है, आप सबको पता होगा भाई दिन ब दिन तो कंपटीशन बढ़ ही रहा है ना, इसलिए ये बेसिक सी एब्रीवेशन रह जाती है, इनको उतने नहीं पूछते हैं, लेकिन याद रखना आप इनको भी याद रख लीजिए, कई बार यूँ होता है बेसिक भी पूछा जा सकता है। बहरहाल एब्रीवेशन भी एडवांस हो रही है, ये एक टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ ही तो एडवांस हो रही है, तो बहरहाल एब्रीवेशन भी क्यों ना एडवांस हो, तो आपको इस टाइप से याद रखना होगा। ASCII की अगर आपसे पूछी जाए आपको याद रखना होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो BCC बड़ा सिंपल सा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। DHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट पर इंच। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FLOPS यानी फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ओरिएंटेशन पर सेकंड। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें GIF दैट मीन्स कि ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, और अगर आपसे पूछी जाए GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। भाई ये सारी की सारी जितने भी हमने यहाँ पे एब्रीवेशन आपको बताई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात आपको उस टाइम याद आएंगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और उस टाइम आपको इस टाइप के अगर कहीं क्वेश्चंस देखने को मिले, आई होप कि हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलें, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उस टाइम द ब्रेन बिल्डर बुक वाले सर की ज़रूर याद आएगी। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। भाई आप ज़रूर बताइएगा वो कौन सी डिवाइस है जो यूज़ करी जाती है ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट पे। देखिए एकदम बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। ब्रिज, फायरवॉल, रूटर या हब। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी रूटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रूटर एक ऐसी डिवाइस है जो भाई परफॉर्म करी जाती है, ठीक है, ट्रैफिक डायरेक्टिंग को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है, इंटरनेट पे। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वाज डिवेल्प्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। भाई इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, यानी कंप्यूटर का इंटरनेट का जो ओरिजिन है वो यानी किनके द्वारा डेवलप करा गया था, ठीक है, उस कंसेप्ट को किनके द्वारा डेवलप करा गया था, इंटरनेट के ओरिजिन का जो कंसेप्ट है वो किनके द्वारा डेवलप करा गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, IBM के द्वारा, ARPANET के द्वारा या वेब के द्वारा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी ARPANET के द्वारा ही। और काफ़ी बार आपको ARPANET की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें ARPANET की फुल फॉर्म है यहाँ पे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ध्यान में रखिएगा ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, काफ़ी बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं भाई लाइक भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा भाई आप बड़े आलसी इंसान हो। क्यों भाई, होता यूँ है, अगर हम गला फाड़ फाड़ के अगर आपके लिए इस टाइप का कंटेंट लाते हैं और गला फाड़ फाड़ के आपके लिए इस टाइप से वीडियो बनाते हैं तो भाई आपका इतना सारा फ़र्ज़ तो बनता है कि भाई एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। सो इसलिए अगर आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दें। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द कंप्यूटर रिस्टार्ट्स और व्हेन रीसेट बटन इज प्रेस्ड इट इज़ कॉल्ड। भाई देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा जाता है या जब कंप्यूटर का रीसेट बटन को प्रेस करा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसको नॉर्मल बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं, रीसेट बूटिंग कहते हैं या कोल्ड बूटिंग कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज वार्म बूटिंग यानी ऑप्शन बी। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर को रिस्टार्ट या रीसेट वाला बटन प्रेस करने से उसको कंप्यूटर की वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उसकी अगर हम बात करें BIOS, अगर आपसे पूछा जाए BIOS स्टैंड फॉर तो भाई बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी एब्रीवेशन हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट फॉर बूटिंग BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भाई कोल्ड बूटिंग क्या होता है, इफ़ द कंप्यूटर इज़ इन ऑफ स्टेट एंड वी बूट बाई स्विचिंग ऑन। देखिए अगर जो आपका कंप्यूटर है वो ऑफ स्टेट में है, ठीक है, ऑफ है अगर आपका कंप्यूटर, और हम क्या करेंगे उसको स्विच ऑन करने के लिए करेंगे जो भी बूट, तो उसको हम कोल्ड बूटिंग कहेंगे, ठीक है। तो वार्म बूटिंग अगर आपसे पूछा जाए इफ़ कंप्यूटर इज़ ऑन एंड वी रिस्टार्ट इट, ऑलरेडी हमने पढ़ा वार्म बूटिंग क्या है भाई, जब कंप्यूटर अगर ऑन है कंप्यूटर तो हम उसको रिस्टार्ट करेंगे, उसी को हम वार्म बूटिंग कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई जल्दी से बताइएगा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ये जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यक्कल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज लिनक्स यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाई लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सबको पता ही होगा। सो ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे भाई लिनक्स को तो आपको पता चल गया लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको आज ही पूछा जाए, कल ही पूछा जाए, परसों पूछा जाए, इस एग्जाम में JKP के एग्जाम में पूछा जाए, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जाए, या किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, कहीं पे भी पूछा जाए भाई लिनक्स क्या बला है, तो आप एकदम आंख बंद करके आप कहोगे, आंखें बंद करके कहोगे भाई लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़रूरी तो नहीं है कि लिनक्स ही आपसे पूछा जाए बार बार, भाई जावा भी तो पूछा जा सकता है ना, ठीक है, और यक्कल भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने तो कोई गलती नहीं की है कि आपको बार बार हर बार ही लिनक्स पूछा जाए, जनाब ये भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आपने ये भी याद रखे होंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप 1 नंबर ज़रूर कमा के आओगे, आपका एग्ज़ाम आपका इसमें अगर हम बात करें फाइनल लिस्ट में ज़रूर नाम आएगा। ओके, बहरहाल भाई अगर आपसे जावा के बारे में पूछा जाए, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लिनक्स क्या अभी हमने पढ़ा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, और ये सबसे पहले रिलीज़ करी गई थी भाई 17 सितंबर 1991 में लिनस टॉरवेल्डिस के द्वारा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है भाई ओरेकल की। हमें कंफर्म हो गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा एक लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओरेकल क्या है, इट मोस्ट यूज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, RDMS आप इसको कह सकते हैं, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन सी यानी स्प्रेडशीट
सॉफ्टवेयर को ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी दैट मीन्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, CD स्टैंड फॉर। भाई CD की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑब्वियसली सी बात है और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन सर, काफ़ी बार हमने डिस्कस करा है भाई, कंपैक्ट डिस्क। दैट मीन्स कि ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने ये यहाँ पे गलत टाइप करा है, रॉन्ग टाइप करा है। यहाँ पे सी नहीं है, हमने आपको बताया भाई कंपैक्ट डिस्क। CD मीन्स कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं करिएगा, आप कंप्यूटर डिस्क नहीं करिएगा, ठीक है। यानी कंपैक्ट डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी है। ये कहीं बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो भी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना, जिनको पढ़ने का मन नहीं होता है, सबसे पहले वो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक ही ढूंढते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई भी काम कर लो, जिन एस्पिरेंट की बात करिए, जिन लोगों को अगर काम अच्छे से नहीं करना होता है, सबसे पहले वो गलती ढूंढते हैं भाई। सबसे पहले वो गलती ढूंढते हैं, हमारे कहते हैं उर्दू में नुक्ताचीनी करते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले वो गलती पे ही फोकस करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप किसी भी इंसान से मिल रहे हो, अगर आप घर में ही हो या कहीं पे भी हो, मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, भाई सबसे पहले बंदे की क्वालिटी देखिए आप, ठीक है। उसके बाद उसकी मिस्टेक देखिए, ओके। बहरहाल आज तो कोई भी क्वालिटी नहीं देखता है, सबसे पहले उसकी मिस्टेक ही ढूंढता है। तो बहरहाल आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी है। CD मीन्स कंपैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 14, इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। भाई सिलेक्टेड सेल्स के लिए जो चैट क्रिएट करी जाती है, उसमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करी जाती है? क्या F3, F5, F7 या F11? लेकिन ये MS एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज F11। जरूर ध्यान में रखिएगा, फंक्शनल की जो 11 होता है वही प्रेस करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। भाई जनरेशन से भी आपको कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस देखने के चांस हैं। सो आपको इस क्वेश्चन से पूछा गया है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ करा जाता है, ठीक है। क्या वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस यूज़ करा जाता है, VLSI दैट मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करा जाता है, या ट्रांजिस्टर यूज़ करा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा भाई, अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा जाता है, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हर बार आपको सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही नहीं पूछा जाएगा, 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, तो हो सकता है इन 5 जनरेशन में से कोई भी आपसे पूछा जाए। तो अगर आपको 5 की 5 ही जनरेशन यूज़ यानी किस जनरेशन में क्या यूज़ करा जाता है अगर आपको पता होगा, तो भाई आपके लिए कुछ भी यहाँ पे नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी, ओके। याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी जाती है। ये नाम आप याद रख सकते हैं, अगर रखना है, नहीं रखना है तो कोई मसला नहीं भाई, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, ओके। तो बहरहाल फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी जाती है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ करा जाता है, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करी जाती है, फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करा जाता है। और अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन में भाई ULSI माइक्रो प्रोसेसर यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, काफ़ी बार JKSSB ने यह भी क्वेश्चन पूछा है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से यानी जनरेशन कंप्यूटर ऑफ जनरेशन से रिलेटेड है? तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। आई होप कि आपको 5 के 5 ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ करा जाता है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो आपको सारा का सारा यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, CPU स्टैंड फॉर। भाई CPU की फुल फॉर्म पूछी गई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि लैंग्वेज। सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर हाइड्स द सिलेक्टेड रो। अगर आपने कोई भी रो को सिलेक्ट किया है, किसी भी रोज को सिलेक्ट करा है, तो आप उसको हाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी शॉर्टकट की के ज़रिए आप उसको हाइड करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी की को प्रेस करना होगा, ओके। क्या Ctrl+D को, Ctrl+9 को, Ctrl+7 को, या नॉन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी अगर आप Ctrl+9 को डायरेक्ट से प्रेस करोगे तो भाई ये एक ऐसी शॉर्टकट की मानी जाती है कि जिस भी रो को आपने सेलेक्ट करा होगा उसको आप बिल्कुल आसानी के साथ हाइड कर पाओगे। सो ऑप्शन बी यानी Ctrl+9 इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड्स रिफ्रेश। भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एस रैम, डी रैम, रोम या नॉन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी एस रैम। ऑप्शन ए यानी एस रैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस रैम एक ऐसी मेमोरी मानी जाती है जिसको रिफ़्रेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आज आपके लिए आज का तीसरा होमवर्क है, आप ज़रूर बताइएगा एस रैम की फुल फॉर्म क्या है। बड़ा बेसिक सा, संजीदा सा, उम्दा, लाजवाब, एकदम बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। ज़रूर बताइएगा एस रैम की फुल फॉर्म क्या है। ओके, ये आज आपको तीसरा होमवर्क था। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज ए यूजफुल टूल विच अलो यू टू क्रिएट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय मर्जिंग द मेल डॉक्यूमेंट विद। यानी आपसे इस क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है, आप एक ऐसे टूल यानी आप ऐसे टूल का नाम बताइएगा, ठीक है, जो भाई एलो करा जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए मर्जिंग के द्वारा या किसी मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो क्या वो मेल मर्ज होता है, ट्रैक चेंज होता है, पेज मार्जिन होता है या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट मीन्स कि मेल मार्ज ही एक ऐसा टूल बार होता है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मार्जिंग किसी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ मार्जिंग करने के लिए, ओके, ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। सो ऑप्शन ए यानी मेल मार्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ हॉटमेल। क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा गया है हॉटमेल के फाउंडर किन्हें माना जाता है। ऑप्शन ए टिम बर्नर्ली, ऑप्शन बी वेंट सरफ, ऑप्शन सी साबिर भाटिया या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट मीन्स कि साबिर भाटिया को ही हॉटमेल के फाउंडर माना जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार आपको हॉटमेल के फाउंडर के ही बारे में पूछा जाए, हो सकता है कि आपको कोई और क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने के चांस बन जाए, ठीक है। बहरहाल आपको क्वेश्चंस याद रखना है भाई, www, अगर हम www की बात करें दैट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म रहती है। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर किन्हें माना जाता है, भाई टिम बर्नर-ली को वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर माना जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इंटरनेट के फाउंडर किन्हें माना जाता है, तो वेंट सरफ को इंटरनेट के फाउंडर माना जाता है। क्लियर। हॉटमेल के बारे में हमने पढ़ा भी, साबिर भाटिया को ही हॉटमेल का फाउंडर माना जाता है। ओके, अब बात आती है भाई आईसी की, दैट मीन्स के इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर किन्हें माना जाता है, भाई जैक केल्बे को इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर माना जाता है। ईमेल काफ़ी बार पूछा गया है, ईमेल के फाउंडर किन्हें माना जाता है, भाई राय टॉमलिंसन को माना जाता है ईमेल के फाउंडर। ओके, तो आई होप कि आपको इन 20 क्वेश्चन में से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे, बहुत सारे आपको बेनिफिट हुआ होगा, कहीं ना कहीं हमारी समझ आई होगी, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको लगी होगी। सो आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बेहतरीन सी राय जरूर दीजिए। ओके, तो अगर हम बात करें भाई, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। नंबर एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, 9596736083। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स को रेस्टोरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आपको डेली इवनिंग टाइम में फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज प्रोवाइड करे जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। होता ही हुआ कि व्हाट्सअप ग्रुप में हम डेली के जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, पॉजिटिव पॉइंट्स हो, मोटिवेशनल लाइन्स हो, सारे के सारे हम वहाँ पे भेजते रहते हैं। ओके, जरूर आप वहाँ पे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।